Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to Bassett City Degree College. Student, today we are going to start chapter number 3 and lecture number 1. Chapter number 3 का नाम एक दफ़ा देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एज यू नो दीज आर द वर्चुअल क्लासेस ऑफ 2021 to 2022. तो पहले बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के ऊपर कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होता क्या है. बच्चे लोग, कंट्रोल का मतलब तो पहली बात तो ये हो जाएगा कि कंट्रोल ऐसी चीज को काबू में, किसी भी चीज को काबू में रखना या अपने अंडर रखना क्या कहलाता है, कंट्रोल कहलाता है. जबकि कोऑर्डिनेशन क्या कहलाता है कि आपस में बातचीत कर कर, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर कर जो काम किया जाता है इसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं. ठीक है, इंसान में, एनिमल में या फिर प्लांट्स में हर चीज के अंदर कोऑर्डिनेशन से काम होना जरूरी है. क्योंकि अगर बॉडी में एक ह्यूमन लेवल की बात कर लेते हैं कि अगर किसी ह्यूमन बॉडी में किसी चीज को, जैसे मतलब अगर ऐसा हो कि मुझे सर्दी लग रही है, ठीक है, लेकिन मुझे मेरा जो बाहर का टेम्परेचर है वो ठंडा है और मेरी बॉडी में अगर क्या हो, ऐसा काम हो कि वो कोऑर्डिनेट ना करे बाहर वाले एटमॉस्फेयर से, तो क्या हो, मेरी बॉडी के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस हो जाना शुरू हो जाए या फिर मतलब जो हीट प्रोड्यूसिंग हार्मोन है वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे. तो क्या होगा, इन्होंने आपस में क्या किया, कोऑर्डिनेट नहीं किया, जिसकी वजह से सर्वाइव किसको करना पड़ा, बॉडी को सर्वाइव करना पड़ा. अब चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो चाहे वो प्लांट बॉडी हो, दोनों को इस कंडीशन में सर्वाइव करना पड़ेगा कि जब भी कोई चीज़ क्या हो, इनबैलेंस होना शुरू हो जाती है. आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जो होम्योस्टेसिस का चैप्टर था हमारा, उसमें भी हमने यही बात की थी कि बाहर का और अंदर का एनवायरनमेंट बैलेंस रखना जरूरी है. और ये किस सूरत बैलेंस हो सकता है, जब अंदर कोऑर्डिनेशन हो. कि जैसे अगर मेरी बॉडी में जैसे ही अगर मुझे कोई चीज़ गर्म महसूस हुई है, जैसे मैंने किसी गर्म चीज़ पे अगर हाथ लगा लिया और मेरी बॉडी ने या मेरे नर्वस सिस्टम ने फ़ौरन से अगर मेरे ब्रेन को ये स्टिमुलाई नहीं दिया, ये मैसेज नहीं दिया कि आपको इस वक्त यहाँ से हाथ हटाना है क्योंकि यहाँ से आपको हार्मफुल कोई चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ हार्म कर सकती है. तो अगर मेरा जो ब्रेन है वो मुझे स्टिमुलाई नहीं देगा, कोई मैसेज नहीं देगा, तो क्या होगा कि मेरी बॉडी सफ़र करेगी, मेरी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मैं जलना शुरू हो जाऊंगी, मेरे हाथ जलना शुरू हो जाएंगे. तो क्या मसला हुआ, क्यों इस तरह होगा, क्योंकि बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही. मेरा नर्वस सिस्टम मेरा मैसेज जो है वो जो रिसेप्टर्स का मैसेज है वो आगे ट्रांसफर नहीं कर पा रहा. तो द मेन रीजन इज कोऑर्डिनेशन, इसीलिए हर बॉडी के लिए जरूरी है, अब वो प्लांट के लिए हो चाहे वो एनिमल के लिए हो. एनिमल में तो दो तरह से कोऑर्डिनेशन होती है, एक तो या तो हार्मोनल सिक्रीशन होती है कि हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू रहेगी. और दूसरी बात आपके पास क्या हो सकता है कि या तो एक तो नर्वस कंट्रोल होता है और दूसरा आपके पास हार्मोनल कंट्रोल होता है. ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल के बारे में मैंने बता दिया. अब नर्वस कंट्रोल क्या होता है, नर्वस कंट्रोल आपके पास पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, पूरी बॉडी में मैसेज की ट्रांसफरेंस कर रहा होता है, तो ये आपके पास जो होता है वो नर्वस कंट्रोल होता है. अब अगर प्लांट की बात की जाए बच्चों, तो प्लांट में नर्वस सिस्टम तो मौजूद नहीं है ना, तो नर्वस कंट्रोल तो उसके अंदर होता ही नहीं है. अब कौन सा कंट्रोल उसके अंदर मौजूद होता है, तो उसके अंदर हार्मोनल कंट्रोल मौजूद होता है. और प्लांट्स के हार्मोन क्या कहलाते हैं, फाइटो हार्मोन्स. ठीक है, देखो फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट, एंड हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट के अंदर सिक्रीट हो रहे हों, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि प्लांट के अंदर सिक्रीट हो रहे हों और वो बाय केमिकल्स उनको काम कर रहे हों, केमिकल कोऑर्डिनेट केमिकल कंट्रोल के थ्रू काम कर रहे हो या केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम कर रहे हो, तो उन सब्सटेंसेस को या उन केमिकल सब्सटेंसेस, उन जो है वो रेगुलेटर्स को फाइटो हार्मोन्स कहते हैं. ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे पास फाइटो हार्मोन्स की कि प्लांट की बॉडी में जितना भी कंट्रोल हो रहा होगा, जितनी भी जो है वो कोऑर्डिनेशन हो रही होगी, वो किसके थ्रू हो रही होगी, फाइटो हार्मोन्स के थ्रू. आइए आगे चलते हैं. There are few mechanisms in which indicate a control system in a plant. कुछ mechanisms ऐसे प्लांट की बॉडी के अंदर मौजूद हैं जो कंट्रोल सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि हर बॉडी के अंदर जो है कोई ना कोई कंट्रोल सिस्टम मौजूद है. इसी तरह प्लांट के अंदर भी जो कंट्रोल सिस्टम मौजूद है वो उन मैकेनिज्म की डिस्कशन कर लेते हैं. वो मैकेनिज्म कुछ ये है, कंट्रोल थ्रू द हार्मोन्स. एक काम क्या होगा, या तो हार्मोनल कंट्रोल होगा कि बॉडी में जो भी कुछ कंट्रोल हो रहा है वो हार्मोन्स के थ्रू होगा, या फिर वो कंट्रोल किसके थ्रू होगा, किसी जगह में मूवमेंट के थ्रू होगा. मूवमेंट का मतलब ये है कि
जहां उसको लाइट मिल रही होगी वो लाइट की तरफ मूव कर जाएगा, जहां उसे डार्कनेस चाहिए होगी वो डार्कनेस की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस तरह से प्लांट मूवमेंट के थ्रू भी वो क्या कर सकता है, कंट्रोल करवा सकता है बॉडी में। तीसरा आपके पास बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्कैडियन रिदम है, ये भी मैं आपको बताऊंगी क्या है। चौथा पॉइंट आपके पास है फोटो पीरियोडिज्म, लाइट का पीरियड, ठीक है, फोटो मींस लाइट एंड पीरियोडिज्म मींस लाइट पीरियड। ओके, फिफ्थ वन क्या है, रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस में आपने किस तरह से अपना प्लांट में जो है वो रिस्पॉन्स क्रिएट करना है कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस को कैसे वो रिड्यूस कर सकता है। डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन, प्लांट किस तरह से अपने अंदर डिफेंस क्रिएट कर सकता है कि पैथोजन से वो दूर हो सके। तो ये सारी चीजें आप किसमें पढ़ेंगे, कंट्रोल में और कोऑर्डिनेशन में, कि किस तरह से वो कोऑर्डिनेट करके प्लांट अपनी बॉडी में कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है और किस तरह से वो इन चीजों से दूर रह सकता है। चलते हैं कोऑर्डिनेशन थ्रू द हार्मोन्स की तरफ। कोऑर्डिनेशन थ्रू द हार्मोन्स किस तरह से होती है बच्चों, तो हार्मोन का मतलब क्या होता है कि टू एक्साइट, किसी भी चीज का बढ़ जाना, किसी भी चीज का एक्साइट हो जाना, कि इसकी वजह से कोई ना कोई काम जो है वो सरंजाम हो जाए, तो उस चीज को क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस दैट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ कॉल्ड द हार्मोन्स। ऐसे प्रोसेस जिनमें क्या किया जाए, ग्रोथ का प्रोसीजर कंट्रोल किया जाए। तो मैं सेकंड पैराग्राफ पे हूँ, एक दफा दोबारा रिपीट करती हूँ कि सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो क्या करते हो, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ करवाते हो, उन्हें क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। अब वो चाहे आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे हो या प्लांट की जो है वो एक्सियल ग्रोथ करा रहे हो, अपेंडिकुलर ग्रोथ करवा रहे हो, कोई भी ग्रोथ हो सकती है वो, ठीक है। These hormones present in plant are called phytohormones. ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट में मौजूद होते हैं उन्हें फाइटोहॉर्मोन्स कहते हैं या फिर ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। ऐसे रेगुलेटर्स जो क्या कर रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं। These hormones are produced in special tissues and then transferred to the other parts to control the process. ये जो है वो स्पेशल टिश्यूज के अंदर बन रहे होते हैं हार्मोन्स, और जहां पर इन हार्मोन्स की जरूरत होती है और उसके बाद उसको वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। दे आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी लेस अमाउंट, और ये बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल किस तरह से होता है, प्लांट हार्मोन्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन प्लांट्स बाय फॉलोइंग वेज। प्लांट हार्मोन्स किस तरह से कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कॉज कर सकते हैं, तो वो 3 वेज हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं। पहली जो है बाय ऑल्टरिंग द जीन एक्सप्रेशन, या तो वो क्या करेंगे, प्लांट हार्मोन्स क्या करेंगे प्लांट की बॉडी के अंदर, उनकी जीन एक्सप्रेशन के अंदर चेंजेस करना शुरू कर देंगे। जो कंट्रोल है, हार्मोन क्या करेगा, या तो वो रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद वो क्या करेगा, उसकी प्लांट की जीन एक्सप्रेशन को बदल देगा, जिसकी वजह से वो बॉडी में कंट्रोल को बरकरार रख सकेगा। तो जीन एक्सप्रेशन की ऑल्टरिंग यानी चेंज की वजह से प्लांट का हार्मोन जो है वो परफॉर्म कर सकता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बाय चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बदल सकता है, कि अंदर पानी के अंदर आने को, पानी के बाहर जाने को, सॉल्यूट के अंदर आने को और सॉल्यूट के बाहर जाने की परमिएबिलिटी को जो है वो कौन बदल सकता है, हार्मोन। हार्मोन ये काम करेगा, तो इसी तरह जो है वो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल बैलेंस रहेगा बॉडी का, कि कितना पानी अंदर जाएगा और कितना पानी बाहर मतलब सेल से निकलना है। तो इस चीज की परमिएबिलिटी को कौन जो है वो बैलेंस कर सकता है, तो ये प्लांट हार्मोन्स का काम है। दे कंट्रोल द ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, और ये प्लांट हार्मोन्स क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को। जैसे ऑक्सिन इज द हार्मोन जो कि प्लांट की ग्रोथ करवाता है, उसकी टिप्स को इंक्रीज करवाता है, उसके स्टेम को मजबूत करता है। तो ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट सिक्रीट कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसने अपनी ग्रोथ करवानी है प्लांट ने डिफरेंट पार्ट्स की, इसीलिए वो सिक्रीट हो रहा है। अब प्लांट मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक था प्लांट मूवमेंट का। पहला तो हमारे पास क्या हो गया, फाइटो हार्मोन्स की, प्लांट में जो हार्मोन्स हैं वो कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं प्लांट मूवमेंट की तरफ कि प्लांट मूवमेंट क्या होता है। इन प्लांट्स देयर इज नो प्रॉपर एंड डिस्टिंक्ट मूवमेंट लाइक एनिमल्स। अच्छा, आपको पता है कि ह्यूमन मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बिल्कुल कर सकते हैं। एनिमल्स मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कर सकते हैं। बट क्या प्लांट मूव कर सकता है? अब प्लांट को एक जगह बहुत ज्यादा तेज रोशनी मिल रही है, तो क्या प्लांट मूव करके वहां से हट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अलबत्ता वो ये काम जरूर कर सकता है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स का कर्व मूव कर दे। अपने लीव्स, अगर लीव्स में ज्यादा तेज सनलाइट पड़ रही है और उसे खतरा है कि उसका सारा पानी ट्रांसपायर हो चुका है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने लीव्स को उस डायरेक्शन में मोड़ सकता है जहां पर रोशनी कम है।
ठीक है, एक काम तो ये कर सकता है, दूसरा काम वो बेंड कर सकता है अपने लीव्स को झुका सकता है नीचे की तरफ। तो बेंडिंग, कर्व ग्रोथ यानी कि अपनी ग्रोथ को कर्व कर सकता है, बॉडी ऑर्गन्स को कर सकता है जैसे लीव्स को, स्टेम को, इन चीजों को सिर्फ जो है घुमा सकता है, बट वो अपनी जगह से हटकर नहीं जा सकता। तो ऐसी चीजों को, इस कर्व मूवमेंट को या इस बेंडिंग मूवमेंट को क्या नाम दिया है, एक नाम दिया है, प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, मूवमेंट का नाम दिया गया है। The plant move in a particular direction and this kind of movement is called the tropism. अब प्लांट अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, चाहे वो जमीन की डायरेक्शन की तरफ हो या सूरज की डायरेक्शन की तरफ हो या वो किसी टच की तरफ से हो, तो इस तरह के मूवमेंट को क्या कहते हैं आप लोग, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा, तो ऐसी मूवमेंट को कहते हैं ट्रोपिज्म। क्या कहते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई प्लांट मूव करता है तो उस मूवमेंट को कहते हैं ट्रोपिज्म। अब देख लीजिए ट्रोपिज्म की 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन सी है। लाइट से देखते हुए लग रहा है फोटोट्रोपिज्म, ऐसी ट्रोपिज्म या ऐसी मूवमेंट जो कहाँ हो रही होती है, लाइट पे हो रही होती है, चाहे वो लाइट के दूर हो रही हो या मतलब अवे हो रही हो या टुवर्ड्स द लाइट हो रही हो, बट आएगा किसके अंदर, फोटोट्रोपिज्म के अंदर, कि लाइट की तरफ मूवमेंट या लाइट से दूर की तरफ मूवमेंट। फिर आ जाता है जियोट्रोपिज्म, जियो का मतलब होता है अर्थ, ऐसी मूवमेंट जो अर्थ की तरफ हो रही हो या अर्थ से अपोजिट हो रही हो, तो ये दोनों मूवमेंट्स किसमें चली जाती है, जियोट्रोपिज्म में। फिर तीसरी मूवमेंट आपके पास आती है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म ऐसी मूवमेंट है जो किसी भी चीज के टच से होती हो, थिग्मो का मतलब ही टच होता है, टच वाली मूवमेंट जितनी भी होगी वो सारी इसमें आएगी, कि प्लांट किसी भी चीज को टच करेगा उसके इर्द गिर्द कॉइल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं वो कहलाती हैं थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, एक जो है वो फ्लावर है जिसको आप हाथ लगाते हो और वो फौरन से अपने आप को क्लोज कर देता है ना। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो टच ट्रोपिज्म में चली जाती है, कि उसको टच करो तो वो एकदम बंद हो जाता है। ठीक, और आगे एक और जो है वो मूवमेंट में दिखाऊंगी कि किस तरह से। टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म क्लियर हुआ। अब फोटोट्रोपिज्म को एक दफा जो है वो क्लियरली पढ़ लेते हैं कि फोटोट्रोपिज्म होता क्या है। The movement of the fixed plants and their organs in relation to the directional stimulus of light. प्लांट के जो फिक्स पार्ट हैं या जो उसके ऑर्गन्स हैं, उसकी मूवमेंट किसकी तरफ हो, लाइट के स्टिमुलस की तरफ हो। लाइट स्टिमुलस का मतलब जो है वो कोई भी मैसेज है, अब लाइट की तरफ हो तो उसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म कहेंगे इफ द मूवमेंट टेक्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट कॉल्ड द पॉजिटिव। अगर वो लाइट की डायरेक्शन की तरफ जाएगा, उसके साथ मूव कर रहा होगा, कि जिस तरफ लाइट जा रही होगी उसी तरफ वो जा रहा होगा, तो उसे कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और अगर वो बिल्कुल उसके ओपोजिट होगा, यानी कि लाइट इस तरफ से पड़ रही है और जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, अभी सूरज कहाँ है, इस टिप के ऊपर है, जैसे सूरज इस तरफ हुआ तो इसके टिप के सारे ऑर्गन्स उस तरफ, जो अंदर सेल्स हैं वो उस तरफ मुड़ना शुरू हो गए। फिर सूरज थोड़ा सा और इधर हुआ तो ये इसने कर्व किया, इसने और कर्व कर दिया। दैट मीन्स जिस तरफ सूरज मूव कर रहा होगा, जिस तरफ लाइट मूव कर रही होगी, ये प्लांट के पार्ट्स भी उसी तरफ मूव कर रहे होंगे। फिर एक चीज है, इफ द मूवमेंट टेक्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाइट, अगर वो जो है वो लाइट की सोर्स से दूर हो रही होगी, तो बच्चों उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो रूट्स आपके पास जमीन से बिल्कुल दूर होती है, सॉरी सूरज की रोशनी से दूर होती है। सूरज की रोशनी बढ़ती है लेकिन जो आपके पास रूट्स हैं वो नीचे की तरफ बढ़ रही होती है, वो प्लांट्स वो सोर्स ऑफ लाइट से बिल्कुल अवे वर्क कर रही होती हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कह देते हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, के इसमें जो होता है वो नेगेटिव काम हो रहा होता है, उसको ऑपोजिट काम हो रहा होता है, इसीलिए हम इसे क्या कंसीडर कर लेते हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म कौन सा होता है, व्हेन द फिक्स्ड प्लांट्स एंड देयर फिक्स्ड ऑर्गन्स शो मूवमेंट इन रिलेशन टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की तरफ जितने भी फिक्स्ड उसके ऑर्गन्स होंगे, अगर वो मूवमेंट जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ शो करेंगे, यानी जमीन की तरफ, नीचे की तरफ, तो उसे कहेंगे जियोट्रोपिज्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको पहले भी एक दफा उसकी रूट्स की दे चुकी हूँ, तो एक दफा दोबारा देख लीजिए कि रूट्स ऑफ दी प्लांट है, ऑब्वियसली क्योंकि वो जमीन के बिल्कुल जमीन की तरफ मूव कर रही होती है ना, ऊपर जमीन से अब तो स्टेम जा रहा होता है, स्टेम अपोजिट जा रहा होता है, तो स्टेम जो है वो आपके पास क्या शो करेगा, वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा। जबकि जो रूट्स होंगी आपके पास वो कौन सा ट्रोपिज्म शो करेंगी, वो पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो करेंगी। जैसे इसमें देखो ये रूट्स है आपके पास प्लांट की, ये किसकी तरफ मूव कर रही है, नीचे अर्थ की तरफ मूव करती है ना, तो ये आपके पास कौन सी है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो जाएगी। और ये स्टेम जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जो अबव दी सॉरी अपोजिट दी अर्थ जा रहा है, तो इसे आपने क्या कह देना है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक या नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब थिग्मोट्रोपिज्म एक दफा देख लो,
द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द टच, ऐसी मूवमेंट कि जिसमें आपके पास टच से रिलेट काम हो रहा हो, या टच वाली मूवमेंट जितनी भी हो रही है उन्हें कहते हैं थिगमोट्रॉपिज्म। अब आपको एक टेंड्रिल्स वाली बेल आपको पता है, जो मतलब अंगूरों की बेल होती है उसमें टेंड्रिल्स मौजूद होते हैं। टेंड्रिल्स कहते हैं इस तरह के जो है वो पतली पतली सी ना धागे निकल रहे होते हैं अंगूर की बेल में। तो ये क्या करते हैं, ये इसको अगर कोई भी जगह मिलती है ना तो ये उसके साथ पूरा कॉइल होना शुरू कर देते हैं। अगर किसी भी दीवार के साथ या किसी भी पाइप वगैरह के साथ ये टकराते हैं ना तो ये फौरन उसके इर्द गिर्द कॉइल होना शुरू हो जाते हैं। अब कॉइल होते हैं तो उनको सपोर्ट के लिए ये कॉइल हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, ये टच वाली मूवमेंट है कि ये टच करते हैं और फिर इनके मूव पे जो प्लांट है वो पूरा इनकी तरफ होना शुरू हो जाता है। जैसे आपको नजर आ रहा होगा अभी प्लांट कितना दूर है ना, अभी ये वीक स्टेम हो रहा है और ये सपोर्ट के साथ है, इसने अभी हल्का सा इसको यहाँ से पकड़ना शुरू किया और नेक्स्ट आप देखोगे अगले ही प्लांट में यहाँ ये प्लांट इसके कितने पास आ चुका है, ठीक है, ये इस सपोर्ट के कितने क्लोज आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि टच की तरफ मूवमेंट होगी तो पॉजिटिव थिगमोट्रॉपिज्म, और अगर टच से दूर जाएगा, जैसे कि मैंने आपको एक वो उसके प्लांट की एग्जांपल शुरू में दे दी थी फ्लावर की, कि आप उसे टच करते हो तो वो फौरन अपने आप को बंद कर लेता है, तो ये वाली मूवमेंट आपके पास नेगेटिव में चली जाएगी। और जो टूवर्ड्स जा रही होगी, किसी सपोर्ट के पास जा रही होगी, किसी टच के पास जा रही होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव थिगमोट्रॉपिज्म। ठीक है, यहाँ तक आपको बात जो है वो ट्रॉपिज्म वाली क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, क्लाइंबर्स, यानी कि क्लाइंबर्स जो है आपके पास ये इसी तरह अंगूर वाली बेल, इसके अलावा जो बेलें वगैरह होती हैं ये काम करते हैं। तीसरा टॉपिक हमारे पास आज का है बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सर्केडियन रिथम्स। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है बच्चों, देयर इज अ पर्टिकुलर क्लॉक सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल। हर प्लांट और हर एनिमल के अंदर एक छोटा सा क्लॉक सिस्टम मौजूद है जो उसे वक्त का अंदाजा करवाता है कि दिन हो रहा है या रात हो रही है। वो हमारी तरह कॉमन सेंस तो नहीं रखते ना कि हमें पता है कि इस वक्त धूप निकल रही है या रोशनी हो रही है, तो इनके पास इस चीज को अलार्म करने के लिए, इस चीज को बताने के लिए एक छोटा सा क्लॉक सिस्टम मौजूद होता है इनके अंदर। ठीक है, हमारे पास हमारी क्लॉक मौजूद होती है, हम उससे देखकर आइडिया कर लेते हैं टाइम का कि भाई इसको 6 बज रहे हैं, दैट मीन्स शाम के 6 बज रहे हैं और अब हमें चाय पीनी है या कुछ करना है, तो ये हमारे पास क्लॉक होती है हमें आइडिया करवाने के लिए। इसीलिए प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर भी एक ऐसा ही क्लॉक सिस्टम मौजूद होता है जो उसे बताता है अपने फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक फंक्शंस के बारे में, कि जैसे उसको पता है कि उसे दिन में क्या काम करना है, उसने दिन में ऑक्सीजन को जो है वो लेना है, और सॉरी ऑक्सीजन को क्या करना है उसने गेन कर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना होता है, रिलीज करना, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को उसने लेना होता है और ऑक्सीजन को रिलीज करना होता है दिन में। लेकिन इसको पता है इसने रात में रेस्पिरेशन का काम करना है, कि कार्बन डाइऑक्साइड को उसने क्या करना है, रिलीज करना है। तो ये तो आ गया मेटाबॉलिक फंक्शंस में कि उसने इस तरह से अंदर काम करना है। फिजियोलॉजिकल का मतलब ये हो जाएगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दिन में जो है जिनके लीव्स खुल जाते हैं, ठीक है, और जैसे ही रात आती है उनके लीव्स बंद हो जाते हैं। तो उनकी बॉडी में इस तरह का कोई ना कोई क्लॉक सिस्टम मौजूद है जो इन्हें इस चीज के बारे में आगाही करता है, देता है, कंट्रोल करवाता है कि आपने रात के वक्त ये काम करना है और आपने दिन के वक्त इसमें ये काम करना है। वक्त के अकॉर्डिंग करवाना जो काम है आपके पास वो क्या कहलाता है बच्चों, बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाता है प्लांट के अंदर। ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लीफलेट्स, कुछ प्लांट्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। और दूसरा है मूवमेंट ऑफ द प्लांट ऑर्गन ड्यू टू द लाइट एंड टेम्परेचर, प्लांट और लाइट टेम्परेचर की वजह से और लाइट की वजह से प्लांट्स के ऑर्गन्स की मूवमेंट, इन सबको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। जैसे एक आपके पास डायग्राम है, दिन के वक्त सूरज की रोशनी में इस प्लांट की जो है वो पत्तियां आपको खुली हुई नजर आ रही है, जबकि रात के वक्त अगर देखो इसी प्लांट की पत्तियां मुरझाई हुई नजर आएंगी, बिल्कुल जैसा लग रहा है कि ये सो रही है, इनका सोने का टाइम है। ठीक है, अगर आप इस प्लांट को रोशनी से निकाल कर एकदम डार्क रूम में रख दिया जाए तो भी इसने क्या करना है, यही काम करना है, ठीक है, तब भी वो क्या होगा, बिल्कुल ही मुरझाया हुआ होगा। सही, तो इसे पता है कि जब उसने रोशनी उसको मिलेगी तो उसने खिल जाना है, उसने जो है वो अलाइव दिखना है, और जैसे ही अंधेरा आएगा उसने क्या करना है, उसे सो जाना है। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, इसका बायोलॉजिकल सिस्टम कहलाएगा। अब गर्मी की वजह से या लाइट की वजह से जो भी चेंजेस आ रही होंगी वो प्लांट के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक के थ्रू आ। अब एक और नाम हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल रिदम्स के नाम से। ये बायोलॉजिकल रिदम का मतलब क्या है, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म देयर मेटाबॉलिक फंक्शंस, जो बॉडी के अंदर वाले फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस को परफॉर्म करना, या बॉडी के अंदर हो चाहे वो बाहर के हो, कोई भी फंक्शंस हो लेकिन रेगुलर इंटरवल के साथ हो, उन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम। यानी रेगुलर इंटरवल का मतलब रिपीटिंग प्रॉपर्टीज। जैसे अगर एक बंदा है, मैं
क्योंकि आपको पता है अपने ऊपर एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी एज कम्पेयर टू किसी और चीज़ के। फिर हम चलेंगे प्लांट की पे। तो अगर एक बंदा है वो रात को 12 बजे सोना उसने अपने दिल का बनाया है कि मैंने रात को 12 बजे सोना है, अगले दिन भी बच्चा वो 12 बजे ही सोएगा, ठीक है। उसकी एक रूटीन बन जाती है, हम कहते हैं ना रूटीन बन गई है कि जो उसने क्या करना है रेगुलर इंटरवल के बाद, हर मतलब थोड़े टाइम के बाद उसने प्रॉपर्टी को रिपीट करना है, बार बार जो चीज़ रिपीट होती जाएगी वो क्या कहलाएगी, वो आपके पास बायोलॉजिकल रिदम में कहलाएगी, ठीक है। मुसलसल जैसे खाना, खाना भी हम रिपीट कर रहे होते हैं, हर थोड़ी देर के बाद हमें भूख लग जाती है, हमने खाना खाना है, और जो है वो रिपीटिंग हमें याद रहता है कि हमने ये चीज़ जो है वो रेगुलर इंटरवल पे हम करते आ रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे बायोलॉजिकल रिदम। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी यही काम होता है कि उन्हें पता है कि थोड़ी देर के बाद जैसे ही इनके पास लाइट आएगी इन्होंने क्या करना है, अपने जो है वो लीफ फ्लैट्स को खोल लेना है, और जैसे ही जो है वो लाइट चली जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा, तो इन्होंने क्या करना है अपने लीफ फ्लैट्स को बंद कर लेना है। तो इस तरह की एग्जाम्पल्स आपके पास क्या कहलाती हैं, बायोलॉजिकल रिदम्स। अगर बायोलॉजिकल रिदम्स आपके पास 24 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में हो रही हो, 24 घंटे का टाइम ड्यूरेशन जो है एग्जाम्पल यहाँ बिल्कुल बेस्ट बैठेगी कि अगर एक जो है वो प्लांट, नहीं चलो एक ह्यूमन की एग्जाम्पल लेते हैं, एक ह्यूमन है उसका टाइम ये है कि 24 घंटे बाद, हर 24 घंटे बाद उसका रिपीटेशन होता है कि वो बंदा रात को 10 बजे सो रहा है तो उसने उठना भी उसने जो है वो नेक्स्ट डे भी क्या 10 बजे ही सोना है। अगर आपने एक डेली जो है वो 24 आवर के हिसाब से, मैं अगर सोई हूँ अब, मैं अगर दोपहर में सोई हूँ 2 बजे तो मुझे अब नेक्स्ट डे 2 बजे ही नींद आएगी, तो ये हमारी बॉडी का अपना सिस्टम होता है जो हमें अवेक करवाता है हर 24 आवर्स के बाद कि ये टाइम तुम्हारा सोने का है, ठीक है। अगर हम किसी आउट ऑफ द सिटी चले जाते हैं, किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर दिन हो रहा है, जैसे हमारे पाकिस्तान में दिन हो रहा है, अगर हम अमेरिकन साइड में या साइबेरियन साइड में चले जाए वहां रात हो रही होती है, लेकिन तुम्हें नींद उसी टाइम आएगी, टाइम देखते ही तुम्हें नींद आ जाएगी कि यार अब मेरा सोने का वक्त होता है, मुझे सोना है, सारे जाग रहे होंगे, तुम्हें नींद आ रही है, ठीक है। तो ये जो होता है ये बायोलॉजिकल रिदम होती है, लेकिन 24 आवर्स पूरा दिन एक 24 घंटे का वक्फा पूरा करने के बाद ही जो रिदम्स होती हैं उन्हें सर्केडियन रिदम्स कहते हैं। तो जो रिपीटिंग इंटरवल्स पे होगी वो आपके पास बायोलॉजिकल रिदम कहलाएगी, जो 24 घंटे के वक्फे से होगी उसे सर्केडियन रिदम्स कहेंगे, और जो साल में होगी, जैसे पूरा एक साल लेकर जो होगी, जो बायोलॉजिकल रिदम जो आपके पास पूरी एक साल लेकर कंप्लीट होगी, जो पूरा सर्कल कंप्लीट होगा, तो उसे कहते हैं एनुअल सर्केडियन रिदम्स। मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे किस तरह से होता है वो। ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये आपको पता है 24 घंटे के बाद ही इस तरह से होगा, जब आपके पास हर रेगुलर रिपीटिंग इंटरवल के बाद, कि जैसे थोड़ी देर के बाद उसने जो है वो ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना है, तो एक रिपीटिंग इंटरवल है, ट्रांसपायर करना है इसने, अपने वाटर को बाहर निकालना है इसने, तो ये जो है वो रिपीटेडली प्रोसेस है, इसको फौरन से इसको पता लग जाता है कि मुझे किस टाइम पे जो है वो ट्रांसपायर करना है, किस टाइम पे नहीं करना। तो रात के टाइम इसने ट्रांसपायर नहीं करना होता, दिन के टाइम इसने ट्रांसपायर करना होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आगे, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द ऑक्सैलिस फ्लावर। तो जैसे ही आपके पास क्या होता है, इसको आपके पास कोई भी मतलब 24 आवर्स मिलते ही, जैसे ही लाइट पड़ती है ये जो है वो आपके पास ओपन हो जाता है, और लाइट जग के जाते ही ये जो है वो क्लोज हो जाता है। तो इसे कहते हैं 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के बाद ही खुलेगा, ये पूरा दिन मतलब डे टाइम में ये ओपन रहेगा और रात के टाइम में ये बंद रहेगा। तो इस तरह से जो है वो आपके पास बायोलॉजिकल रिदम है, इन्हें आइडिया होता है कि इन्हें किस टाइम पे ओपन रहना है और किस टाइम पे क्लोज। फिर ऐसी बायोलॉजिकल रिदम जो कि पूरे एक साल के वक्फे के बाद हो तो उसे कहते हैं सर्का एनुअल रिदम्स, ठीक है। एनुअल का मतलब साल ही होता है ना, एनुअल रिंग्स इन प्लांट। ऐसे जो होते हैं आपको कब नजर आते हैं कि अंदर प्लांट की बॉडी के अंदर आपको इस तरह से रिंग्स बने हुए नजर आते हैं, तो ये एनुअल रिंग्स बता रहे होते हैं कि प्लांट की एज क्या है, ये एज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि जितने सर्कल्स बनते रहते हैं ना तो उसकी उम्र उतनी होती है। जैसे मतलब अगर किसी में 12 सर्कल है तो ये जो प्लांट है वो 12 साल का है। अगर जैसे किसी में 100 है, 100 साल पुराना है, तो मतलब उसको अगर बीच में से ट्रांसफर सेक्शन करके देखेंगे तो अगर उसमें 120 है तो दैट मीन्स वो पेड़ जो है वो कितने साल पुराना है, वो आपके पास 120 साल पुराना है। तो इस तरह से जो है वो इन एनुअल रिंग्स की वजह से इस प्लांट की एज भी बताई जा सकती है, और ये हर साल ये रिंग बनता है, हर साल रिंग बनता है, तो ये एज बताने के लिए भी एनुअल रिंग को यूज किया जाता है। अब ऐसी फ्रिक्वेंसी या ऐसा टाइम पीरियड जो कि सिर्फ एक साल में बायोलॉजिकल रिदम मिलती हो, या मतलब बायो रिदम्स होती हो और प्लांट के अंदर जो चेंजेस आ रही हो वो क्या है एक साल के अंदर होंगी, तो सबका
अब फोटो पीरियोडिज्म देख लीजिए, फोटो पीरियोडिज्म एग्जैक्टली क्या होता है। द लेंथ ऑफ द डे लाइट पीरियड हैज मार्क्ड इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर ऑफ द प्लांट, पर्टिकुलरली ऑन द फ्लावरिंग। कुछ प्लांट्स को जो है वो ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डे लेंथ जिनको कम चाहिए होता है, यानी कि इनको रोशनी, दिन की रोशनी कम चाहिए होती है, और उनका बाकी का काम कब हो रहा होता है, रात में हो रहा होता है। तो इस चीज़ को कि जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ डे लाइट ऑन प्लांट इज स्टडी, कि जिसके अंदर हम असर पढ़ रहे हो, किसका असर पढ़ रहे हो, किसका असर देख रहे हो कि डे लेंथ का, कि पूरे दिन में जो है वो लेंथ जो है, दिन की लेंथ, लंबाई दिन की, कि दोपहर का जो वक्त है वो ज़्यादा लंबा किन प्लांट्स को चाहिए होता है, और रात का वक्त किन प्लांट्स को चाहिए होता है, और ऐसे प्लांट्स कौन से होते हैं जो दिन को बराबर रात का वक्त चाहिए होता है और बराबर दिन का वक्त चाहिए होता है अपनी बॉडी में, अपने बिहेवियर में कंट्रोल लाने के लिए। तो ऐसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट यानी कि डे, और पीरियोडिज्म का मतलब पीरियड, पूरे डे का जो पीरियड है वो किन प्लांट्स को किस तरह का चाहिए होता है, इसे कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ द फोटो पीरियड देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। 3 तरह के प्लांट होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट, ऐसे प्लांट जिन्हें शॉर्ट डे चाहिए होता है, यानी कि उनको दिन की रोशनी कम चाहिए होती है। और ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डे न्यूट्रल होते हैं, जिन्हें दोनों बराबर चाहिए, दिन की रोशनी भी और रात की जो है वो ब्लैक भी। और इसके अलावा डे लॉन्ग प्लांट या लॉन्ग डे प्लांट, जिनको दिन लंबा चाहिए होता है और रात उनको चाहिए। तो शॉर्ट डे वाले देख लेते हैं कि ऐसे प्लांट्स जिनको शॉर्ट डे चाहिए, जिनको दिन की रोशनी जो है वो कम चाहिए, दैट रिक्वायर्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द डार्कनेस। ठीक है, शॉर्ट डे, दिन छोटा। तो ऐसे प्लांट्स जिनको डार्कनेस ज्यादा चाहिए हो, लंबे पीरियड तक चाहिए हो, और लाइट जो है वो कितने शॉर्ट पीरियड तक चाहिए हो, उसे कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट या फिर लॉन्ग नाइट प्लांट। Short day plants form flowers only when the day length is less than about 12 hours. इनको 12 घंटे का दिन चाहिए। ठीक है, इन प्लांट्स के अंदर क्या होना चाहिए, 12 घंटे की दोपहर होनी चाहिए, और ये उसी टाइम पे फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे जब इनके पास दिन की जो लेंथ होगी वो कम होगी तभी, वरना इनके फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। मैनी स्प्रिंग एंड फॉल फ्लावरिंग प्लांट्स आर शॉर्ट डे प्लांट्स। जैसे आपके पास जो सर्दियों वगैरह में या जो बाहर का सीजन जो आता है, खिजा और बाहर का, इन सीजन में जो होता है क्या होता है, आपके पास शॉर्ट डे प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये इनको जो है वो गर्मी ज्यादा नहीं चाहिए होती, यानी कि दिन की रोशनी ज्यादा नहीं चाहिए होती इन्हें। ये जो इनका वर्क हो रहा होता है ये ज्यादातर रात में हो रहा होता है, तो इसीलिए इन्हें 12 घंटे का बस दिन चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं चाहिए, यानी कि लेस देन हो चाहिए, 12 घंटे से कम ही होना चाहिए इनका दिन। ठीक है, ज्यादा ना हो, 12 घंटे से कम होना चाहिए। जैसे राइस वगैरह की फसलें होती हैं तो इनको रात में ज्यादा इनकी जो है वो ग्रोथ होती है, या इनके अंदर जो है वो वर्किंग प्रोसेस रात में ज्यादा एंड होता है। जैसे ये आपके पास अनियन है, अनियन वगैरह जो है ये रात में इनकी ग्रोथ हो रही होती है सही तरीके से, और ये राइस फील्ड है जिसमें क्या हो रहा होगा आपके पास ग्रोथ रात के टाइम हो रही होगी। फिर उसके बाद लॉन्ग डे प्लांट्स देख लीजिए। लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट जिन्हें शॉर्ट पीरियड चाहिए होता है, किसका, लॉन्ग डे के नाम से जाहिर हो रहा होगा कि दिन लंबा चाहिए और रात क्या चाहिए, छोटी चाहिए, तो ऐसे प्लांट को कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट, और साथ ही साथ शॉर्ट नाइट प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट्स फॉर्म फ्लावर ओनली व्हेन द डे लेंथ इज मोर देन अबाउट 12 आवर्स। ये सिर्फ उस वक्त प्लांट्स जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर जो है वो अपनी ग्रोथ दिखा सकते हैं उस सूरत में जब इनके पास जो दिन की लेंथ होगी, जो दिन की लंबाई होगी, वो कितनी होगी, आपके पास 12 घंटे से ज्यादा ही होनी चाहिए, तब जाकर ये क्या करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इनकी, स्पैनिश, लेट्यूस, शुगर बीट और रेडिश वगैरह, पोटैटोज, ये जो है आपके पास दिन भर इनको जो है वो हीट चाहिए होती है, दिन की और रोशनी चाहिए होती है, उसमें ही ये ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास है, ये आपके पास आ गया शुगर बीट, ठीक है, और रेडिश, सॉरी, ये आपके पास रेडिश है, और इसमें जो है आपके पास दिन में जो है वो ये अच्छी ग्रोथ उनको मिलती है, उनके न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी पूरे होते हैं। और ये आपके पास जो आपके पास है लेट्यूस, इसको भी जो है वो दिन में ज़्यादा अच्छी रोशनी और हीट की ज़रूरत होती है ताकि ये अपने फ्लावर को प्रोड्यूस करवा सके। डे न्यूट्रल प्लांट्स कौन से होते हैं, प्लांट्स विच आर इनडिफरेंट टू लेंथ ऑफ दी लाइट एंड डार्क पीरियड, जिनको दोनों बराबर चाहिए। जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं इन्हें नॉर्मल प्लांट्स भी कहते हैं, और जो है इनको दिन का पीरियड भी चाहिए और रात का पीरियड भी इक्वल लेंथ का चाहिए, तो इन्हें न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं। जैसे ककम्बर, कॉर्न, सनफ्लावर्स वगैरह इक्वल टाइम के हिसाब से होने चाहिए। तो ये आपके पास इस तरह का प्लांट है।
ककम्बर का जो है ये आपके पास प्लांट है, तो इसमें जो है आपके पास क्या होगा बच्चों, दोनों की लेंथ जो है वो बराबर चाहिए। तो आपके पास इनमें नोट लिखने को आ जाता है फोटो पीरियोडिज्म से रिलेटेड, इसमें आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, इसकी फिनोटाइप्स को डिस्कस करना होता है। साथ ही साथ आपके पास जो है वो प्लांट मूवमेंट के बारे में भी लिखने को आता है लॉन्ग क्वेश्चन। और जो है इस तरह से छोटी छोटी डेफिनेशन वगैरह पूछ लेते हैं सर्कैडियन के बारे में, सर्कैडियन रिदम्स और सर का एनुअल रिदम्स की डेफिनेशन के एमसीक्यूज वगैरह में इन चीज़ों के हवाले से बात हो जाती है। स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट तक। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलती हूँ और इसके आगे वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप लोग अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।